आज तक पर एक ऐसे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो दरअसल राज्यपाल है केरल के, लेकिन जिन्होंने अपनी नजरों से अपने अनुभवी पूरे करियर में ये देखा है कि मुसलमानों के खिलाफ इस देश में क्या कुछ हुआ है, या उनकी रीतियों के साथ क्या कुछ हुआ है, या उनके वोट बैंक के लिए कैसे तोल मोल के भाव आदमी आगे बढ़ा है राजनीतिक पार्टियों के। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आरिफ साहब, मैं इसलिए ये बात कह रही थी क्योंकि शाह बानो केस को ही लेकर आपने कांग्रेस के रवैये पर उस वक्त अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग किया था। वहां से सीधा 2023 में आते हैं सर, और पहला सवाल आपसे आरिफ साहब पूछती हूं, और वो ये कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आता है तो जो दलील इसके खिलाफ सबसे सशक्त तरीके से दी जाती है वो ये कि ये देश की विविधता पर चोट करता है, ये देश के अल्पसंख्यकों की रीतियों और अभी तक जिस तरीके से वो चल रहे हैं उस पर आघात करता है। क्या आप इससे असहमत हैं, और अगर है तो क्यों? कानून का कोई ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि आप गुरुद्वारे में जाके शादी करते हैं, आप निकाह पढ़ाते हैं, आप अग्नि के गिर्द फेरे लेते हैं, या बौद्ध विहार में जाके। कानून को इससे कोई मतलब नहीं। कानून का जो फोकस होता है वो एक चीज पर होता है, रीति रिवाज की समानता पे नहीं होता, न्याय की समानता पे होता है। कि अगर सिमिलर सरकमस्टांसिस में, एक जैसी परिस्थितियों में दो लोगों के साथ अलग अलग न्याय नहीं हो सकता। अब हमारा, आपने कहा शुरू में पार्टियों का स्टैंड क्या है, मेरे नजदीक वो महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे नजदीक महत्वपूर्ण है कि संविधान का दृष्टिकोण क्या है। संविधान का दृष्टिकोण ये है कि जो अध्याय 4 है संविधान का, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं, उसमें यह कहा गया है कि इन सिद्धांतों को अदालतें तो लागू नहीं कर सकती, लेकिन सरकार इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं वो बुनियादी हैं देश के शासन चलाने में, और सरकार की ये जिम्मेदारी है, राज्य की, ये सरकार की नहीं, राज्य की ये जिम्मेदारी है कि कानून बनाते वक्त इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए। और आर्टिकल 44 कहता है कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता होगी। अब ये समान नागरिक संहिता जो है, ये इससे नहीं, इसका जैसे आपको एक और मिसाल दूं, मानिए इस्लाम में जो पति है उसके लिए यह आवश्यक है कि वो पत्नी को मेहर दे। तो क्या आपका ख्याल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मेहर देने से मना करेगा? हरगिज भी नहीं। क्या चीज है, आज की तारीख में कोई भी अदालत में जाए, उन मामलों को लेके जो पर्सनल लॉ के तहत आते हैं, तो अदालत पहले उससे ये पूछती है कि तुम्हारी आस्था किस धर्म में है। और इतने से काम नहीं चलता। अगर मुसलमान है तो वो उससे पूछेंगे कि तुम हनफी हो, कि तुम शाफई हो, कि मालकी हो, कि हम्बली हो, कि जाफरी हो। तो मुझे जो जिस सब के लिए अलग अलग न्याय, और देश के संविधान में ये तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो बुनियादी अधिकार हैं। अब मिसाल के तौर पर आर्टिकल 14 है, वो बात करता है विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण। न्याय देने में ये भेदभाव नहीं हो सकता कि आपका संबंध किस धर्म से है, आपका संबंध किस संप्रदाय से है, आपका लिंग क्या है, ये भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा मानना है कि माननीय, ये कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन ये लेट है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इसको आना चाहिए। ठीक है। देखिए, विपक्षी पार्टियां और कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि यूसीसी अगर बीजेपी लेकर आ रही है तो ये एंटी मुस्लिम है, ये बहुविवाह की मुस्लिम जो इस्लाम में इजाजत है, बहुविवाह के खिलाफ है, ये हलाला के खिलाफ है।
इसीलिए ये सरकार इसको चुनावी फायदे के लिए ला रही है। अब चुनावी फायदे पर मुझे पता है राज्यपाल है, आप उस पर नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन क्या यूसीसी एंटी मुस्लिम है? क्या बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियों के खिलाफ और हलाला के खिलाफ इसे लाया जा रहा है? कुरान बहुविवाह की इजाजत देता है बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में, उसमें भी कंडीशन लागू की गई है और ये कहा गया है कि अगर ये तभी है, और ये भी विवाह की बात करते हुए नहीं है ये प्रावधान, बल्कि ये अनाथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में ये आयत आई है कुरान में। उसमें कहा गया है कि अगर तुम कर सकते हो बशर्ते कि तुम उनके बीच इंसाफ कर सको, और आगे बढ़ के कुरान कहता है कि ये मानवीय क्षमता से बाहर की बात है कि वो एक से ज्यादा पत्नियों के साथ इंसाफ कर सके। इतना ही नहीं, बल्कि कुरान और आगे बढ़ के कहता है कि हर व्यक्ति के सीने में केवल एक दिल है, दो नहीं है। तो इसलिए, और एक जगह है जहां कंडीशनल परमिशन है, वो कंडीशनल परमिशन में भी कह दिया एक सिचुएशन होती है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में हुई, जहां सरकार ने कहा कि महिलाओं से कहा कि जितने जो महिला ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उसको राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा और ये नहीं पूछा जाएगा कि पिता कौन। एक खास परिस्थिति थी जिसमें पुरुषों की तादाद बहुत कम हो गई थी। इसी तरह एक परिस्थिति थी ओहद की जंग के बाद, जहां 1/3 मुस्लिम मर्द एक जंग में खत्म हो गए थे। वहां पे अनाथों के अधिकारों की बात करते हुए इसकी इजाजत दी गई, लेकिन साथ में यह कहा गया ये तभी कर सकते हो तुम जब तुम न्याय कर सको, और उससे आगे बढ़ के कहा कि तुम न्याय करने की क्षमता ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तो एक तरह से देखिए, और दूसरी तरफ कहा गया वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो शादीशुदा ना हो, जिसकी पहले से शादी ना हुई हो। मैंने पूछा क्या ये मर्दों को केवल पुरुषों को ये निर्देश है? तो कहा नहीं, ग्रामेटिकली ये निर्देश दोनों के लिए है। ये महिला के लिए भी है कि उस पुरुष से शादी करो जो पहले से शादीशुदा ना हो। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये कोई रिलीजन तो इसका अधिकार नहीं देता कि आप शादियां करिए, लेकिन एक दूसरी भी व्यवहारिक उसका एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और वो ये है कि अगर शादी के बाद कोई किसी से संबंध बना ले, शादी की इजाजत नहीं है दूसरी, लेकिन रोज ऐसे केस आते हैं जहां हिंदू लॉ में शादी जो कोड है उसमें दूसरी शादी की इजाजत नहीं है, लेकिन ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर शादी नहीं भी हुई है और तुम्हारे संबंध हैं और तुम बच्चे पैदा करते हो, तो उनके अधिकार वही होंगे, उस महिला के अधिकार वही होंगे जैसे कि शादी के बाद होते हैं। तो वो एक अलग परिस्थिति है, मगर कानून में इसका प्रावधान नहीं है कि आदमी दूसरी शादी कानूनी तौर पे कर सके। अब लेकिन ये मैल प्रैक्टिस ही कही है फिर इसे, क्योंकि कई सारे ऐसे हिंदू भी हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं, जिन्होंने अपने नाम बदले, जिन्होंने इस्लाम को अपनाया दूसरी शादी करने के लिए सिर्फ। तो ये क्या इसे मैल प्रैक्टिस माने? क्योंकि ये हो रहा है, इसी देश में हो रहा है। जी जी हाँ, नहीं, ये इसीलिए हो रहा है कि चूंकि एक समुदाय के लिए जो कानून है उसमें उसकी इजाजत है, तो अब उसका दुरुपयोग करने के लिए लोग केवल शादी के लिए कहेंगे कि मैंने अपना धर्मांतरण कर लिया। वो भी चेक हो जाएगा, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वो भी चेक हो जाएगा। उससे चेक करने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। ठीक है। और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय, कुरीति, जिसमें से एक हलाला है, आपको लगता है उस पर भी पूर्ण विराम लगेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबके लिए एक ही कानून होगा, मगर हलाला पे मेरा मानना यह है कि वो एक इन लोगों ने उसका कहीं कुरान में उसके लिए कोई सैंक्शन हो ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन वो
तीन तलाक जो कुरान में कहीं जिसके लिए नहीं है, बल्कि पूरा डिटेल में तरीका दिया हुआ है, इन्होंने जब उसको जायज कर दिया, उसको कानूनी मान लिया, तो उसको ओवरकम करने के लिए हलाला हुआ था। अब आपको शायद मालूम होगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि साहब ये मुसलमानों के ऊपर इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। लेकिन फिर जब वो 2017 में जजमेंट आ गया, 2019 में सरकार ने कानून बना दिया कि ये अपराध होगा अगर कोई तीन तलाक एक वक्त में देता है, और ये काबिले सजा अपराध होगा। तो तमाम बातें कही गई कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 2019 के बाद मुसलमानों में तलाक की दरों में 95% से ज्यादा कमी हुई। किसको फायदा हुआ? केवल मुस्लिम महिलाओं को नहीं, मैं मानता हूं महिलाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बच्चे जो तलाक के कारण जिनका भविष्य प्रभावित होता था, उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। अब जो लोग तीन तलाक के हक में लड़ाई लड़ रहे थे, वो मुसलमान महिलाओं के हक में लड़ रहे थे, उन बच्चों के हक में लड़ रहे थे जिनका भविष्य प्रभावित होता है। आज 95% उसकी दर कम हो गई। न्याय की समानता होनी चाहिए, और कानून का मकसद रीति रिवाज की समानता कायम करना नहीं होता। कानून का मकसद होता है न्याय की समानता को स्थापित करना। मैं अदालत में जाऊं तो न्याय देने से पहले मुझसे ये ना पूछा जाए कि तुम्हारी धार्मिक आस्था क्या है, मुझसे ये ना पूछा जाए कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम हनफी हो कि शाफई हो कि मालिकी हो, ये ना पूछा जाना चाहिए। चूंकि इसको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी प्रकार के भेदभाव को सख्ती के साथ मना करते हैं। कई सारे ऐसे आदिवासी समुदाय हैं सर जिनमें बहुविवाह अभी भी प्रचलित है, बहुविवाह होता है। क्या वो इससे नाराज नहीं होंगे, इसके खिलाफ नहीं होंगे? दूसरी तरफ गोवा, जहां पर यूसीसी पहले से लागू है, वहां पर एक क्लॉज है कि अगर 25 या 30 साल तक किसी महिला के जरिए बेटा ना हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। तो ये सब भी तो बदलना पड़ेगा, सब उसके एम्बिट में आएंगे और आपको फिर हर जगह बदलना होगा। तो ये सिर्फ इस्लाम धर्म अपनाने वालों पर नहीं होगा, ये आदिवासियों पर भी लागू होगा उसी तरीके से। और जो हिंदू गोवा में थे जिन्हें इजाजत थी कि लड़का नहीं हुआ 30 साल तक तो आप कर सकते हैं, उन पर भी लागू होगा। अब हमें बजाय इसके कि हम इसका विरोध शुरू कर दें, हमें ड्राफ्ट के आने का इंतजार करना चाहिए। बल्कि जो लोग इसको लेकर ज्यादा चिंतित हैं उनको ये भी अधिकार है कि वो खुद एक ड्राफ्ट बनाएं और लॉ कमीशन को दे दें, सरकार को दे दें। सरकार मना नहीं कर सकती कि हम उसको पे विचार नहीं करेंगे। लॉ कमीशन तो खुद मांग रहा है आपसे राय, आप उसे राय दीजिए और उसमें उसको एक अच्छी से अच्छे प्रावधानों के साथ इन सारी संवेदनशीलताओं को का ध्यान रखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार करने में मदद करिए। और उसके बाद ड्राफ्ट के किसी पर्टिकुलर प्रावधान से आपको परेशानी है वो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन बगैर ड्राफ्ट के जब आप विरोध करते हैं तो आप एक संवैधानिक सिद्धांत का विरोध करते हैं। वो मेरे ख्याल से स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी डेमोक्रेसी में। ठीक है। 31 अगस्त 2018 185 पन्नों के अपनी रिपोर्ट में लॉ कमीशन, 21वें लॉ कमीशन ने लिखा था, एंड आई कोट, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ना इसकी जरूरत है, मतलब इसकी जरूरत की इच्छा इस वक्त प्रतीत होती है। इसको किस तरह से देखें, क्योंकि 2018 में अभी में ही लॉ कमीशन, 21वें लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी। मैं इसको इस तरह देखूंगा कि उस वक्त जो लोग लॉ कमीशन में थे उनकी अपनी ओपिनियन थी, लेकिन मैं इसको कैसे नजरअंदाज करूं, कैसे अनदेखा करूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांत के तौर पर लिखा हुआ है। मेरे देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो पिछले 75 साल में कम से कम 8-10 बार ये कह चुका है, सरकार को उसने डायरेक्शन दी है। और जो जिस लॉ कमीशन की रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं उससे पहले 85 में और उसके बाद भी
लगातार उच्चतम न्यायालय ये कहता रहा है कि सरकार को जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून बनाना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये आना चाहिए। मेरी नजर में, मैं उसका भी सम्मान करता हूं जो राय उस वक्त के लॉ कमीशन ने दी थी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे समझ में राय उच्चतम न्यायालय की है, जिन्होंने बार बार सरकार को निर्देश दिया है। ये शशि थरूर ने दरअसल ट्वीट करके कहा है, और मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ही आपसे पूछती हूं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के पूरे इतिहास को अब खंगाला जा रहा है ये बताने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी नीयत कैसे शक के दायरे में आती है। और इसी कड़ी में सर उन्होंने लिखा है कि गुरु गोलवलकर ने केआर मलकानी को दिए, जो कि उस वक्त ऑर्गेनाइजर के एडिटर थे, उन्हें दिए अपने एक 1973 के इंटरव्यू में कहा था गुरु गोलवलकर को, मैं कोट कर रही हूं, एक रूपता जरूरी नहीं है, भारत में सदा जी प्रमाणित और प्रकृति अत्यधिक एक रूपता नहीं चाहती। यानी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में जो आइडिया है उसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। तो इसे खंगालकर ये बताया जा रहा है कि आपकी नीयत इस पर अलग अलग रही है। गुरु गोलवलकर तो खुद समान नागरिक संहिता के खिलाफ थे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यह कहूंगा कि पूरे इंटरव्यू को गौर से पढ़िए। उन्होंने ये कहा कि अगर आप देश में एक रूपता लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं इससे सहमत नहीं। ये उद्देश्य है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। मैं पहले ही कह चुका कि हमारे देश में रीति रिवाजों की एक रूपता नहीं हो सकती, असंभव है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि अगर आप ये बात इसलिए कह रहे हैं जिससे कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल सके, तो उसके लिए आपको जागृति पैदा करनी चाहिए। और एक और बात उन्होंने उस इंटरव्यू में कही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं, उनको कहा कि न्याय की दृष्टि से अगर आप ये बात कहें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने, बल्कि मैं इसे उनके ही शब्द प्रयोग करूंगा, उन्होंने कहा कि देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन इंडिया, वन आर फ्लैटरर्स एंड द अदर ग्रुप इज फ्लैटिनर्स। एक वो हैं जो केवल इसके लिए कि उनको वोट मिलता रहे, वो हर बात वो कहेंगे जो उस समुदाय विशेष को अच्छी लगे। एक वो हैं जो कहेंगे उस तरह से जिस तरह समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हों। उन्होंने कहा मैं दोनों के खिलाफ हूं। तो पूरा इंटरव्यू प्लीज पढ़िए। उन्होंने सिद्धांत रूप में उसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा अगर आपकी नीयत फ्लैटिनर की है, आप किसी की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं, तो मैं विरोधी हूं। उन्होंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक रूपता आ जाएगी, तो मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रही है, अगर आप न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल सही है। पूरा इंटरव्यू पढ़िए, सिर्फ चंद लाइनें उठा के उसको बेसिस नहीं बनाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ रही हूं क्योंकि कांग्रेस ने हिस्टोरिकली आर्टिकल 44 होने के बावजूद यूसीसी की तरफ कभी भी कदम नहीं उठाया। शाहबानो केस में आपने महिला न्याय के मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ा था। आपको क्या लगता है कि जो उस वक्त से अब तक इतने सालों तक लटका रहा या कभी सामने आया ही नहीं यूसीसी के लिए प्रयास, उसके पीछे सियासी वजह थी? शाहबानो में जो असल जघन्य अपराध हुआ वो ये हुआ कि शाहबानो को जो न्याय मिला था वो किसी सिविल लॉ के तहत नहीं मिला था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का प्रोविजन था। उस वक्त जो जघन्य अपराध है वो ये है कि केवल पर्सनल लॉ नहीं, क्रिमिनल लॉ का प्रोविजन भी अलग अलग एप्लीकेबल होगा। इस सिद्धांत के आधार पर कानून बनाया गया और उसके लिए इंडिविजुअल लीडर्स ने जरूर कहा है कि वो सही नहीं हुआ था, गलत हुआ था, लेकिन बहैसियत पार्टी के तभी उसके ऊपर खेद व्यक्त नहीं किया गया है। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। मेरी राय है
कि न्याय की समानता होनी चाहिए। रीति रिवाजों की किस तरीके से आप शादी करें, इसकी समानता ना मकसद हो सकता है कानून का, ना ये संभव है। हां, न्याय की समानता जो चीज जरूरत है और जो कानून का उद्देश्य होता है वो होता है न्याय की समानता होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।